वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपना सैलरी वाला चैप्टर चल रहा था और इसमें वेतन के स्थान पर लाभ, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी वाला पॉइंट अपन ने चालू किया था, जिसमें सबसे पहला अपन ने चालू किया था अर्जित अवकाश वेतन, अर्न लीव सैलरी। ये अपन ने कल चालू किया था, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं ELS, अर्नड लीव सैलरी, अर्जित अवकाश वेतन। तो चलो फटाफट एक बार मैं आपको रिवाइज़ कराता हूँ। कल मैंने आपको ये बताया था कि अर्जित अवकाश वेतन होता क्या है। तो कल मैंने आपको क्या बताया था, बताओ। मैंने आपको ये बताया था कि प्रत्येक कर्मचारी को प्रतिवर्ष कुछ छुट्टियाँ मिलती हैं, कुछ अवकाश मिलते हैं। उस अवकाश में से यदि कुछ अवकाश कर्मचारी ने ले लिए तो वो तो ठीक है, और जो अवकाश उसके बच गए वो अवकाश उसके जुड़ते जाते हैं। जैसे पहले वर्ष में 15 अवकाश मिले, 5 अवकाश ले लिए, उसके 10 अवकाश जुड़ गए। दूसरे वर्ष उसने 15 में से 7 अवकाश ले लिए, 8 अवकाश उसके जुड़ गए। तीसरे वर्ष उसने 15 में से 3 अवकाश ले लिए, 12 अवकाश उसके जुड़ गए। 3 वर्षों के बाद में उसके कितने अवकाश इकट्ठे हो गए? 30। अब कर्मचारी चाहे तो अपने सेवा काल के दौरान या अपनी सेवानिवृत्ति पर इन अर्जित अवकाश के बदले में इतने दिन का वेतन नियोक्ता से ले सकता है। तो अर्जित अवकाश वेतन का जब भी सवाल में पॉइंट आएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछता है ये पॉइंट। तो सबसे पहले अब इस चार्ट के हिसाब से चलना है आपको। जैसे ही अर्जित अवकाश का पॉइंट आएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या देखोगे आप? सबसे पहला पॉइंट ये देखोगे, सेवा काल के दौरान मिले हैं उसको अर्जित अवकाश का वेतन या सेवानिवृत्ति पे मिला है। क्योंकि सेवा काल के दौरान भी वो इन छुट्टियों को जमा करा के पैसे ले सकता है, और सेवानिवृत्ति पर भी उस छुट्टियों को जमा करा के उनके पैसे ले सकता है। तो यदि सेवा काल के दौरान उसने अर्जित अवकाश का भुगतान प्राप्त करा है तो वो समस्त राशि कर योग्य होगी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो गैर सरकारी कर्मचारी हो, कोई सा भी कर्मचारी हो। तो सेवा काल के दौरान तो संपूर्ण राशि कर योग्य सभी कर्मचारियों के लिए। अब पॉइंट आता है सेवानिवृत्ति पर। यदि वो कर्मचारी रिटायर हो गया और रिटायरमेंट पे उसके जितने भी अर्जित अवकाश इकट्ठे हो गए थे, मान लो उसके 300 अर्जित अवकाश इकट्ठे हो गए थे या 400 अर्जित अवकाश इकट्ठे हो गए थे, तो वो सेवानिवृत्ति पर उन अर्जित अवकाश को जमा कराकर उसके बदले में उतने दिन का वेतन प्राप्त कर लेता है अपने नियोक्ता से। तो जैसे ही सेवानिवृत्ति पर उसने अर्जित अवकाश का पॉइंट आया, तो सबसे पहले आप ये देखोगे सरकारी कर्मचारी है या अन्य कर्मचारी है। यदि सरकारी कर्मचारी है और उसको सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश वेतन का भुगतान प्राप्त हुआ है, तब तो सारी की सारी राशि हो जाएगी कर मुक्त, किसी भी राशि पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। यदि अन्य कर्मचारी है तो उसको जो प्राप्त राशि हुई है उसमें से अपन ये 4 पॉइंट देखेंगे। इन 4 में से जो सबसे कम राशि होगी वो तो हो जाएगी कर मुक्त, और बाकी की राशि पर अपन लगाएंगे टैक्स। तो इन 4 में से भी 2 पॉइंट तो बहुत इजी हैं, 2 पॉइंट समझने हैं आपको केवल। तो पहला पॉइंट में तो क्या है? प्राप्त ELS की राशि, ये तो सवाल में ही दे रखी होगी, प्राप्त ELS की राशि। दूसरी है इसकी मैक्सिमम लिमिट 3 लाख रुपए। तीसरा पॉइंट है 10 माह का औसत आधार पर वेतन। जैसे ही कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ, उससे पूर्व के 10 माह का औसत वेतन निकाल लेंगे। और वेतन के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल करोगे? तो मैंने यहाँ पर कल आपको नोट लिखा था, सेवानिवृत्ति से तुरंत पूर्व के 10 माह का औसत वेतन। औसत वेतन में क्या क्या लेंगे? एक तो मूल वेतन लेंगे, एक लेंगे DA यदि सेवा शर्तों के अधीन है तो, और एक लेंगे कमीशन यदि सेल्स पर निश्चित प्रतिशत के रूप में है तो। इन तीनों को जोड़ लेंगे 10-10 महीने का, 10 महीने का मूल वेतन, 10 महीने का DA, 10 महीने का कमीशन। इन सबको जोड़ के उसमें 10 का भाग देके 1 महीने का आ जाएगा, उसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 महीने का औसत वेतन के आधार पर उसका वेतन आ जाएगा, 10 महीने का वेतन आ जाएगा। अब ये चौथा पॉइंट अपना कल रह गया था, इसको क्लियर कर लो। ये एक लास्ट पॉइंट है, ये 2 ही पॉइंट हैं जो आपको कैलकुलेट करने हैं, बाकी तो ये सारा आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। एक वर्ष में अधिकतम 30 दिन का अवकाश मानते हुए शेष रहे अर्जित अवकाश का औसत वेतन। इस पॉइंट को समझो अब अच्छी तरीके से। मान लो एक कर्मचारी था, उसने 15 वर्ष 10 माह नौकरी करी, या उसने 15 वर्ष 5 माह नौकरी करी। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपन उसका एक वर्ष में अधिकतम कितने दिन का उसका मानेंगे अपन छुट्टी, उसका अवकाश अपन अधिकतम कितना मानेंगे? एक वर्ष में 30 दिन का अवकाश मानेंगे। चाहे उसको 40 दिन का मिलता हो, चाहे उसको 50 दिन का मिलता हो। इनकम टैक्स अधिनियम कहता है कि आप एक वर्ष में
अधिकतम कितने दिन का अवकाश मानोगे? 30 दिन का अवकाश मानेंगे। और पहले तो अपन ये देखेंगे कि उसने कितने वर्ष नौकरी करी है। अब यहाँ पर ये नोट पॉइंट समझ लेना अच्छी तरीके से। अगर मान लो उसने 15 वर्ष 10 माह नौकरी करी है, तो अपन तो ये मानेंगे कि उसने कितनी वर्ष नौकरी करी है? 15 वर्ष। अगर उसने 15 वर्ष और 5 माह नौकरी करी है, तो भी अपन उसकी नौकरी कितने वर्ष की मानेंगे? 15 वर्ष की मानेंगे। यानी कि महीनों को छोड़ दिया जाता है। अब इस पॉइंट से यहाँ पे आपको यही समझना है कि महीनों को छोड़ दिया जाता है, केवल पूर्ण वर्षों को लिया जाता है। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट समझ में आ गया आपके, केवल पूर्ण वर्षों को लिया जाता है, महीनों को छोड़ दिया जाता है। 15 वर्ष 11 महीने नौकरी करी तो भी 15 वर्ष मानेंगे, 15 वर्ष 2 महीने नौकरी करी तो भी 15 वर्ष ही उसके नौकरी को मानेंगे। तो सबसे पहले तो देखेंगे उसने जो नौकरी करी है वो कितने वर्ष करी है। और एक वर्ष में अधिकतम कितने दिन का अवकाश मानोगे? 30 दिन का। सवाल में लिखता है कि नियोक्ता कर्मचारी को 40 दिन का अवकाश देता था एक वर्ष में, लेकिन अपन कितने दिन का मानेंगे? 30 दिन का। तो देखो 30 दिन का मतलब 1 महीने का। तो देखो मान लो उसने 15 वर्ष नौकरी करी और एक वर्ष में कितने दिन का अवकाश मानोगे? 30 दिन का। 30 दिन का मतलब 1 महीना, 1 माह, 30 दिन। यानी उसको अपन कितने दिन का अवकाश मानेंगे? उसका 15 माह का अवकाश। अपन उसका अवकाश कितने महीने का मानेंगे? 15 माह का, इनकम टैक्स के हिसाब से। चाहे सवाल में उसको कितना भी देर का हो, सवाल में कहेगा कि उसको 1.5 महीने का अवकाश मिलता था एक वर्ष में, तो अपन 1.5 माह का अवकाश नहीं मानेंगे। अपन कितने माह का अवकाश मानेंगे? 1 माह। 1 माह यानी 30 दिन का। अब सवाल में ये दे रखा होगा कि उसने 15 वर्ष में अवकाश लिया कितना, वो इसमें से कर देंगे माइनस। मान लो उसने पूरे वर्ष के अंदर अवकाश लिया 8 महीने का, तो उसने पूरे वर्ष 15 वर्ष में अवकाश लिया। उसने कितने दिन का अवकाश लिया था? 8 माह का अवकाश लिया था उसने। तो इसका मतलब उसका अवकाश बच गया कितना? उसका अवकाश बच गया 7 महीने का। तो अब यहाँ 7 महीने का औसत वेतन निकाल लेंगे। यहाँ पे आपने औसत वेतन निकाला था, वही औसत वेतन को अब 1 महीने का औसत वेतन यहाँ निकाला था, तो यहाँ तो 10 महीने का औसत वेतन लिया था। 1 महीने का औसत वेतन तो आप निकाल ही चुके हो। उस 1 महीने के औसत वेतन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? किससे गुणा कर दोगे? 7 से गुणा कर दोगे। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा एक वर्ष में अधिकतम 30 दिन का अवकाश मानते हुए शेष रहे अर्जित अवकाशों का औसत वेतन आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब इन चारों में से जो सबसे कम राशि होगी वो तो हो जाएगी कर मुक्त और बाकी की राशि हो जाएगी कर योग्य। चलिए अब इस पॉइंट को एक उदाहरण से समझ लेते हैं अपन। अब एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, उस उदाहरण से समझते हैं अपन। मान लीजिए एक कर्मचारी है। अब इस पॉइंट को पहले समझना कि इस पॉइंट में वो क्या कह रहा है एग्जाम्पल के अंदर। ये एग्जाम्पल है एक, इसमें वो कह रहा है कि एक निजी कंपनी में कार्यरत कर्मचारी, तो इसका मतलब सरकारी कर्मचारी तो है नहीं। उसने 25 वर्ष और 10 माह की नौकरी के पश्चात सेवानिवृत्त हुआ। तो 25 वर्ष 10 माह की नौकरी करी है, तो अपन इसको कितने वर्ष मानेंगे? 25 वर्ष ही मानेंगे। और ईएलएस की प्राप्त राशि उसको मिली 5,40,000 रुपये। ये ईएलएस उसको प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? सेवानिवृत्ति पे प्राप्त हुआ। अब उसका सूचनाएं देखो क्या क्या दे रखी है। एक तो इसको सूचना ये दे रखी है सेवानिवृत्ति पर प्रति माह वेतन। सेवानिवृत्ति पर प्रति माह वेतन था उसका 24,000 रुपये। दूसरी उसकी सूचना दे रखी है 1 मार्च
2018 से 28 फरवरी 2018 तक वेतन 22,000 रुपये पर मंथ, और उसके बाद 24,000 रुपये पर मंथ। तो अपने को पिछले 10 महीने का वेतन निकालना है, यहाँ से ध्यान रखना अब उसका कैसे निकालेंगे अपन। और सेवा अवधि में ली गई छुट्टियाँ, सेवा अवधि में उसने छुट्टियाँ ली कितने दिन की, 15 महीने की। और प्रत्येक वर्ष में नियोक्ता द्वारा स्वीकृत अवकाश 1.5 माह। अब ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन। अब आपसे कह रहा है ईएलएस की बताओ और कितनी राशि पे टैक्स लगाएं। अब आपसे पूछ क्या रहा है ईएलएस पे कितनी राशि पे टैक्स लगेगा। तो अब बोलो आप क्या करोगे। देखो कैसे सवाल को कैसे चालू करना है, अपने पॉइंट से चालू करो। सबसे पहला पॉइंट, जैसे ही ईएलएस का पॉइंट आएगा तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, बोलो सेवा काल के दौरान मिला है या सेवानिवृत्ति पर। तो यहाँ पर ईएलएस कब मिली है उसको, सेवानिवृत्ति पर। सेवानिवृत्ति पर मिली है तो पहले तो ये देखोगे सरकारी कर्मचारी है या अन्य कर्मचारी, तो वो निजी कर्मचारी था, ये वाला पॉइंट लागू हो गया। तो निम्न में से सबसे कम राशि करमुक्त होगी। तो सबसे पहले तो अब ये 4 पॉइंट अपन लिख लेते हैं कि इन चारों में से कौन सी राशि सबसे कम हो राशि होगी। निम्न में से सबसे कम राशि करमुक्त होगी। कौन कौन से पॉइंट है बोलो। पहला पॉइंट तो है प्राप्त ईएलएस। तो प्राप्त ईएलएस की राशि कितनी है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। प्राप्त ईएलएस की राशि ये रही 5,40,000। तो प्राप्त ईएलएस की राशि तो है 5,40,000। दूसरा पॉइंट था अपना अधिकतम राशि। अधिकतम राशि इसकी कितनी है, 3 लाख रुपए। तो ये 2 पॉइंटों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरा पॉइंट है 10 माह का औसत वेतन, ये निकालना है। अब बोलो 10 माह का औसत वेतन कैसे निकालोगे आप। 10 माह का औसत वेतन कैसे निकालोगे। 10 माह का औसत वेतन कैसे निकालोगे। देखो वो कर्मचारी कब रिटायर हुआ है, पहले तो ये देखो। अच्छा यहाँ डेट नहीं लिखी रिटायरमेंट की, चलो रिटायरमेंट की डेट लिखते हैं। कर्मचारी 30 जून 2019 को रिटायर हुआ है। ये है इसकी सेवानिवृत्ति, 30 जून 2019। तो चलो अब सेवानिवृत्ति से पूर्व के 10 महीने ले लो आप। तो बोलो जून से पीछे चलो आप। तो इसका पहले तो यहाँ देखो इसने वेतन का है 1 मार्च 2018 से 28 फरवरी 2018 तक का वेतन तो है 22,000। उसके बाद उसका वेतन हो गया 24,000 रुपये पर मंथ, यही तो इसमें दे रखा है। तो अब इसके पहले तो सेवानिवृत्ति से पूर्व के 10 माह का औसत वेतन निकालो आप। तो सेवानिवृत्ति उसकी हुई है जून में, जून से पीछे 10 महीने चलो। तो जून का महीना भी अपन पूरा ले लेंगे, मई का महीना लेंगे, अप्रैल का महीना लेंगे, मार्च का लेंगे, यानी जनवरी से जून कितने हो गए, 6 महीने हो गए। और 4 महीने लेंगे 2018 के। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि अब इसका मैं वेतन लूँगा 1 सितंबर 2018 से 30 जून 2019 तक। गिन के देख लो ये 10 महीने हो गए या नहीं हुए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पूरे 10 महीने हो गए। तो इस 10 महीने का वेतन लेंगे। अब यहाँ वेतन देखो उसका कब से कब तक कितना था। 1 मार्च 18 से 28 फरवरी 18 तक तो था 22,000। तो 28 फरवरी तक उसका वेतन 22,000 था।
सॉरी इसको 19 करो, 18 नहीं, यहाँ पे आएगा 19। तो मार्च 18 से फरवरी 19 तक। तो अब यहाँ पे देखो अपने को फरवरी 19 तक तो 20,000 था, 22,000 था। तो सितंबर से लेकर फरवरी तक का वेतन तो उसका ये मानो। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 6 महीने का वेतन तो उसका हो गया 22,000। 22,000 इंटू 6, और उसके बाद में उसका वेतन हो गया कितना, 24,000 रुपये। कब से हुआ, फरवरी के बाद। तो फरवरी के बाद में देखो अपने जून तक का वेतन लेना है, तो फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो 4 महीने का वेतन हो गया उसका 24,000 इंटू 4। और वेतन में बोलो क्या क्या चीज़ें लेनी थी, मैंने आपको बताया था वेतन में क्या क्या चीज़ें लेनी है। वेतन में एक तो लेना है मूल वेतन, एक लेना है डीए यदि सेवा शर्तों के अधीन हो तो, एक लेना है कमीशन यदि विक्रय पर निश्चित प्रतिशत के रूप में हो तो। परंतु इस प्रश्न के अंदर अपने को केवल मूल वेतन ही दे रखा है, डीए दे नहीं रखा, कमीशन दे नहीं रखा। तो अब अपन इन दोनों को गुणा करके और इसमें कितने का भाग दे देंगे, इसमें भाग देंगे अपन 10 का। ये 10 महीने का वेतन आ गया ना, 22,000 इंटू 6 और 24,000 इंटू 4। 6 महीने का वेतन 22,000, 4 महीने का वेतन 24,000, और इसमें मैंने भाग दिया 10 का। तो 1 महीने का औसत वेतन आ गया 22,800 रुपये। ये आ गया 1 महीने का औसत वेतन। और मेरे को कितने महीने का औसत वेतन चाहिए, 10 महीने का। तो 22,800 तो 1 महीने का औसत वेतन आया इंटू 10, तो 10 महीने का औसत वेतन आ गया 2,28,000 रुपये। अब आइए चौथे पॉइंट में। चौथा पॉइंट अब अच्छी तरीके से समझ लेना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को समझना है अब आपको। देखो अब चौथे पॉइंट में क्या बताया था मैंने आपको। चौथे पॉइंट में मैंने आपको ये बताया था, एक वर्ष में अधिकतम कितने दिन का अवकाश मानेंगे, 30 दिन का अवकाश मानते हुए शेष रहे अर्जित अवकाश का औसत वेतन। तो अब पहले तो ये बताओ उसने कितने वर्ष काम करा है। 15 वर्ष, 10 माह को भी 15 वर्ष मानेंगे, 15 वर्ष 5 माह को भी 15 वर्ष मानेंगे, और उसके हिसाब से एक वर्ष में कितने दिन का वेतन मानेंगे, 30 दिन का। तो चलो उसने सवाल में देखो कितने वर्ष काम करा है, उसने सवाल में लिखा है उसने काम करा है 25 वर्ष 10 माह। तो 25 वर्ष 10 माह को मैं तो कितना वर्ष मानूंगा, 25 वर्ष ही मानूंगा। 25 वर्ष 10 माह का मतलब अपन कितने वर्ष मानेंगे, 25 वर्ष। और एक वर्ष में अधिकतम कितने दिन का वेतन मानेंगे, 30 दिन का। तो 30 दिन का मतलब हो गया 1 माह, 1 माह हो गया 30 दिन। तो इसका मतलब 25 वर्ष और 1 वर्ष में 1 माह का वेतन, तो कितने महीने का वेतन हो गया उसका, 25 माह का वेतन हो गया। अब उसने सेवा अवधि में ली गई छुट्टियां कितनी थी, 25 महीने की उसको छुट्टियां मिली, और उसने छुट्टियां ली कितनी, उसने छुट्टियां ली कितनी, 15 माह की। और नियोक्ता द्वारा स्वीकृत अवकाश कितना था, देखो नियोक्ता उसको हर वर्ष में कितना अवकाश देता, प्रत्येक वर्ष में नियोक्ता द्वारा स्वीकृत अवकाश कितना था, 1.5 महीने का। लेकिन अपन कितना मानेंगे, 1 महीने का। इनकम टैक्स कहता है कि एक वर्ष में अधिकतम कितने दिन का अवकाश मानोगे, 30 दिन का, 1 महीने का। इस सवाल में लिखा है कि नियोक्ता उसको 1.5 महीने का अवकाश देता था, तो नियोक्ता कितने दिन का भी अवकाश देता हो, आप कितने दिन का अवकाश मानोगे, 30 दिन का। तो 25 वर्ष और 1 वर्ष में कितने दिन का अवकाश, 30 दिन का। 30 दिन का मतलब 1 महीने का, तो 25 वर्ष इंटू 1 माह, तो 25 माह का अवकाश उसका अपन मानेंगे। अब इस 25 माह में से उसने कितने माह का अवकाश ले लिया, उसने इसमें से अवकाश ले लिया, वो घटा दो, उसने अवकाश ले लिया 15 माह का, तो उसके कितने महीने का अवकाश बच गया, 10 माह का अवकाश बच गया। यहाँ हो सकता है उसने 26 वर्ष नौकरी करी हो, तो यहाँ पे 26 माह आ जाता, 26 में से 15 गए तो यहाँ कितने महीने बचते, 11 महीने। हो सकता है उसने 28 वर्ष नौकरी करी हो, तो 28 माह आ जाते यहाँ। 28 में से उसने कितने महीने का अवकाश ले लिया, 15 महीने का, तो यहाँ कितने बच जाते, 13 माह। तो यहाँ 10 महीने का वेतन ले लेंगे अब। तो 1 महीने का वेतन तो आपने निकाल ही रखा है 22,800, तो 10 महीने का कितना हो गया, वही हो गया 10 महीने का 2,28,000 रुपये। 1 माह का औसत वेतन तो आपने 22,800 रुपये निकाल ही रखा है, और 10 महीने का औसत वेतन लेना है आपको, बचे हुए अवकाश। ये पॉइंट आपके क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये क्लियर कर लेना। एक वर्ष में अधिकतम 30 दिन का वेतन मानते हुए सेवानिवृत्ति पर उसके जितने अवकाश बच गए, उस बची हुई अवधि का वेतन निकालना है।
तो उसने काम करा 25 वर्ष 10 माह यानी 25 वर्ष। एक वर्ष में अपन कितने दिन की छुट्टी मानेंगे? 30 दिन की। सवाल में लिखा है उसको 1.5 महीने की छुट्टी मिलती है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपन तो उसकी छुट्टी कितने दिन की मानेंगे? 30 दिन की। तो 25 वर्ष में 30 दिन का मतलब 1 महीना, तो 25 वर्ष इंटू 1 महीना कितने महीने का उसका वेतन हो गया। उसकी छुट्टियां कितनी मानेंगे अपन? 25 माह की। उसमें से उसने छुट्टियां ली कितनी वो घटा दो। तो उसने छुट्टियां ली कितनी थी? उसने 15 माह की छुट्टियां ली थी, तो 15 माह की छुट्टी इसमें से घटा दी, तो उसमें से बचे कितने? 10 माह। 10 माह का वेतन लेना है और 1 माह का औसत वेतन आपने निकाल ही रखा है थर्ड पॉइंट में। तो थर्ड पॉइंट में 1 महीने का वेतन निकाल रखा है, इसको 10 माह से गुणा कर दिया तो ये आ गया 2,28,000। इन तीनों में से जो सबसे कम राशि होगी वो कर मुक्त होगी। तो ये 5,40,000, ये 3 लाख, ये 2,28,000, ये भी 2,28,000। तो इसमें सबसे कम राशि कितनी है? इसमें सबसे कम राशि है 2,28,000। तो 2,28,000 रुपये तो हो जाएगी कर मुक्त और बाकी की हो जाएगी कर योग्य। तो देखो उसको कितने रुपये प्राप्त हुए थे? उसको ELS के प्राप्त हुए थे 5,40,000 रुपये। तो इसका मतलब देखो अब यहाँ लिख देता हूँ लास्ट इसका आंसर। प्राप्त ELS हो गई 5,40,000 रुपये और इसमें से माइनस कर देंगे कर मुक्त हो गई 2,28,000 रुपये। तो बाकी की राशि पे टैक्स लगेगा। बाकी की राशि कितनी हो गई? 3,12,000 रुपये हो गई कर योग्य ELS, यानी इस ELS पे अपन टैक्स लगाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये पॉइंट ELS का अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल अब आपको असाइनमेंट के रूप में दे रहा हूँ। वो असाइनमेंट आपको करना है और करके ग्रुप में पोस्ट करना है। और इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्रेच्युटी, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।